मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का पायने दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं और यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़िला प्रेसिडेंट ने संभल को लेकर के एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत और मांग रखी हैं। तो नाज़रीन, हम देखते हैं और चलते हैं कि उन्होंने अपने इस मेमोरेंडम में किस तरह की बातें कही हैं। आइए। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम अजीम हुसैन खान है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और किससे आपकी मुलाकात हुई है और किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? सर, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और उसी हैसियत से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के डीएम ऑफिस में आया था, बट उनसे मेरी मुलाकात नहीं पाई। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने एक ज्ञापन सौंपा है जो राष्ट्रपति को एड्रेस करते हैं हम लोग, कि जो माहौल अभी ख़राब हुआ संभल में, उससे रिलेटेड जिम्मेदारी तय करनी होगी हमें, किनकी है, किसकी चूक है जो ये घटना वहाँ पे घटी। हाल ही में धारा 144 जो कही जाती थी, शायद धारा 163 है इस वक्त, उस मतलब उसके होते उसके चलते कैसे कुछ लोग, एक वकील के साथ पूरी टीम आती है वहाँ पर, पुलिस भी हालांकि उनके साथ देख रही है और उस भीड़ पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है और वो अजीब मतलब भड़काने वाले नारे लगाते हुए आते हैं। और किस तरह का माहौल आप सब हमें देखने में समझ में आ रहा है कि ना कोर्ट ने भले ही आदेश कर दिया हो सर्वे का, वो सर्वे 19 तारीख में हो चुका था जी। उसके बाद दोबारा क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि हर मतलब 3-4 दिन 5 दिन के अंदर दोबारा सर्वे होगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं। आप पिछले 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुझे नहीं लगता किसी भी मुस्लिम समाज से किसी ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान न किया हो, उसका आदर न किया हो या उसके अलावा उसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई हो। सिर्फ और सिर्फ सर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम में ऐसे मानता हूँ, जो देश नागरिक की जान की कीमत नहीं समझता हो जहाँ सिस्टम, वहाँ पे ऐसे ही होता है कि 5, 7, 8, 10, 12 लोग अगर मर रहे हैं तो मरने दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, उनके लिए जानों की सर कोई कीमत नहीं है। कैसे हो सकता है कि पुलिस ने पत्थरबाजी अगर वहाँ हो भी रही थी, उनके ऊपर फायरिंग करने का राइट किसने दिया उनको? क्या नाकामी है उनकी कि वो वहाँ पर लाठी चार्ज भी कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं और उसके बाद भी उनसे भीड़ नियंत्रण में नहीं आ रही, उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। कमी मानते हैं कि आपके इतना बड़ी वहाँ हिंसात्मक रवैया अपनाया गया, पुलिस और वहाँ की जनता के बीच में इतना बड़ा पथराव हुआ, कई लोगों की वहाँ जान भी चली गई, किसकी कमी मानते हैं? सर, सबसे बड़ी कमी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की है। जब धारा 163 जो पिछली CRPC में 144 मानी जाती थी, वो लागू थी संभल में पिछले 7-8 दिन पहले से, उसके बावजूद वहाँ पर भीड़ नारे लगाती हुई मस्जिद तक कैसे आ सकती है जी? जब आप इस तरह की घटना को सपोर्ट करते हैं, इस तरह की मानसिकता को सपोर्ट करते हैं कि आप आए धर्म से, जब हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुप्रीम कोर्ट ने पास कर रखा है तो सर उसको हमें मानना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि हमारे देश की सर्व न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट एक बात को कहता है, एक एक्ट बना के देता है और उसके बाद भी उसका पालन नहीं किया जाता? आपको ऐसा लग रहा है कि जो अधिनियम 1991 में जो बना हुआ था, जिसमें ये कहा गया था 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो भी धार्मिक स्थल है उनका जो चरित्र है यथावत रहेगा, आज आप ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवहेलना की जा रही है? सर, अवहेलना, देखिए कोर्ट एक प्रोसेस है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमें पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन हाँ बिल्कुल है कि कोर्ट को गुमराह करके इन्होंने कहीं से सर्वे का ऑर्डर ले लिया। हम नहीं पता क्या कोर्ट से कहा, क्या वजह रही होगी जो न्यायालय ने उनको उसके आदेश दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्वे होने दिया हमने, किसी को दिक्कत नहीं सर, सारे सर्वे कराएं, हर मस्जिद हर मंदिर के सर्वे कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर आती है कि अराजकता क्यों फैलाई जा रही है, लोगों को गलत तरीके से फीड क्यों किया जा रहा है। पुलिस बल वहाँ पर ये प्रोटेक्शन दिखानी चाहिए उस समाज को जो कि माइनॉरिटी में है, आप उसके खिलाफ ही आक्रोश दिखाते हैं। आप बयान सुनिए, वहाँ के जो CO साहब हैं वो किस तरह से कहते हैं कि हम इनसे मरेंगे। मतलब क्या उनका सर, कौन मार रहा है उन्हें? पुलिस होकर वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मूल रूप से आपके क्या मांग है? सर, हमारी सिंपल सी मांग है कि सबसे पहले इस तरह के कार्य रुकने चाहिए। अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी प्रॉपर्टी पे या किसी मतलब मस्जिद पे, मंदिर पे, किसी भी जगह पर, वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए, न्यायालय के आदेशों का पालन करे और जब इस तरह की कोई सर्वे होते हैं तो उसे बड़ी सहनशीलता के साथ, तमीज़ के साथ, कायदे के साथ और बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हुए कराना चाहिए। अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं, आपकी किससे मुलाकात हुई है और आपको क्या आश्वासन मिला है? सर, हमारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। वैसे हमारा ये ज्ञापन राष्ट्रपति के लिए था और हमारी सिर्फ 3 बड़ी मांगे हैं। सबसे पहले कि जो संभल में घटना हुई उसकी एक कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम हुआ, जिन्होंने फायरिंग करी,
उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो लोगों की जान गई है उनको कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और जो घायल लोग हैं उनको कम से कम 5 से 10 लाख का उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए और उनके अच्छे से इलाज हो जाए और वहाँ के लोगों को, खासकर संभल के लोगों को, ये निश्चिंत कराया जाए कि इस तरह का माहौल नहीं बनेगा और उनको एक अपने सिस्टम पे यानी कि पुलिस प्रशासन पे, न्याय प्रक्रिया पे पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए। वरना सर ये भरोसा अगर एक बार उठ जाता है ना तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये सब हमारे मतलब ये देश इंडिया है, यहाँ पर सब सिटीजन्स हैं, सबके राइट्स हैं, किसी के राइट पामाल नहीं होने चाहिए सर। ये इतना आसान नहीं होगा एक आज़ाद देश में कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम ये हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर, हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, हम आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास हर फील्ड में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं सर। लेकिन उसके बाद जब ये सब चीज़ें देखते हैं ना तो ऐसा लगता है इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क आज भी इन छोटी छोटी सोचों पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर कब तक लड़ते रहेंगे सर? हम मजाक बना रखा है इस मुल्क को हम लोगों ने, इस सोच को, लोगों की लाइफ को। आप चाइना की बात करते हैं सर, जरा जाके देखिए, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, देखिए वहाँ पर किस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं कि हर घर में एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। क्यों सर? पॉपुलेशन की वजह से। क्या आपको डाउट लग रहा है कि संभल जुडिशरी के बारे में, जो कि 1 घंटे के अंदर उसका निर्णय हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे का आदेश हो जाता है, क्या लग रहा है आपको? सर मैंने फिर आप पहले से भी कहा, अभी भी कहूँगा कि कोर्ट को गुमराह कर दिया होगा उन्होंने, जिसके चलते उन्होंने आदेश दे दिए। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, सर्वे हो जाने दिए सर। बातें पुरानी हैं, 1500 कुछ की वो मस्जिद है, उस वक्त की जो भी कंस्ट्रक्शंस रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल अंग्रेज़ आए तो वो सब ब्रिटेन से लेकर आ गए सारे ईंट पत्थर गारा सीमेंट, जो हुआ वहाँ से प्रोक्योर हो गया। यहाँ पर हो सकता है कोई पिलर्स रेडीमेड लिए हों उन्होंने, उसके ऊपर होता है जब किसी भी पत्थर पे, ईंट पे, दीवार पे अगर कोई जानदार चीज़ की तस्वीर बनी हो, वहाँ पर नमाज नहीं होती सर, इस्लाम में ये है। तो हो सकता है उन्होंने रेडीमेड पिलर्स लिए हों, उसको थोड़ा सा जो इमेज होती है उसको साफ़ कर दिया हो और बना दिया हो सर, ये एक अलग विषय है। जैसा कि आपने डेवलपमेंट कंट्री चाइनीज और अमेरिका का उदाहरण दिया, आपको क्या मूल मुद्दे यहाँ होने चाहिए? आप कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, क्या यही एक मुद्दे रह गए हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए और राजनीतिक रोटियाँ सेकी जाए? सर हमें बड़ा अफसोस की बात है, 2024 में दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही होती है, चैट जीपीटीज की बात कर रही होती है, और हमारे मुल्क के अंदर ये दखियानूसी बातें कब तक चलती रहेंगी सर? हमारे मूल मुद्दे ये होने चाहिए कि अब बताइए कि हमारे एजुकेशन में हमको सरकार क्या देने वाली है? जी सर। या हम उस क्षेत्र में क्या बड़ा उपलब्धि देने वाले हैं अपने नागरिकों को? हम हेल्थ केयर के लिए क्या उपलब्धियां देने वाले हैं अपने मुल्क को? जी। और वुमेन सेफ्टी, अभी रिसेंटली सारी चीज़ें आपके सामने, कोलकाता में इतना बड़ा इशू हुआ, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन बस वो ये सर अफसोस होता है कि वहाँ गोली नहीं चली। वहाँ पर कितना बड़ा वो अभी रिसेंटली इलाहाबाद में जो आई थिंक शायद सिविल सर्विसेज या उनसे रिलेटेड एक एंट्रेंस हुआ था, उसके स्टूडेंट्स ने भी पथराव किया था सर। होता है, जनता में आक्रोश है, उन बच्चों को समझिए कितनी हमारे एग्जामिनेशंस फेल हुए हैं, कितने पेपर्स आउट हुए हैं। हमारे पास सर 1 लाख मुद्दे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे नहीं लगता सर अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा चलेगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो आवाम है वो नहीं चाहती सर इसके ऊपर ज़्यादा बहस करना। ठीक है, इंसान बहुत इमोशनल होता है, धार्मिक चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं। आपका कहना है कि हमारे देश की तरक्की के लिए यहाँ पर मूल मुद्दे जो होने चाहिए वो एजुकेशन से संबंधित होने चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित होने चाहिए, रोजगार से, बिजनेस पॉलिसीज। ये बताइए हमारी बिजनेस पॉलिसीज पे कौन सी नई नीति ऐसा मदद कर रही है छोटे व्यापारियों को जिससे कि वो आगे बढ़ें, या हमारे पास एक्सपोर्ट पॉलिसीज कौन सी हैं जिससे हम एक्सपोर्ट में जा सकें? ऐसा लग रहा है आपको कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से हाँ ये नेता हैं वो जो डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोगों को? बिल्कुल सर, आप ये देखिए, सीधी सी बात है, अभी उपचुनाव हुए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया योगी जी ने, और एकदम से हम क्या देखते हैं 3-4 दिन के अंदर इतना बड़ा मामला हो गया। बहुत बड़ी नाकामी है सर, बहुत बड़ी नाकामी। हम मानते हैं आप जीते तो आपका कंट्रोल कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन पे? मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अभी भी उनका बयान ये आता है कि साहब कि हम जो हैं उस पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है वो पब्लिक से ही लेंगे। तो साहब वो तो पब्लिक देती है। आपकी बात तो ये है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये फार्मूला काम करके, ऐसा लग रहा है आपको? सर मुझे मानना है ये कटेंगे बटेंगे बात नहीं, इंडिया के सिटीजन सब बराबर हैं, ये आपस में इस तरह के मुद्दों पे डिस्कशंस होने ही नहीं चाहिए। कटेंगे बटेंगे का क्या मतलब होता है सर? जी सर, हम सब एक हैं, और कोई कितना भी कुछ कर ले। मैं सर आज बहुत साफ लफ्ज़ों में बात कह देना चाहता हूँ,
कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस धरती की एकता अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता। और जो हिटलर की सोच पे चलने वाले हैं उन्हें फिर से याद दिला दूं, हिटलर 12.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल ले नहीं पाए जी। तो साहब बहुत खुशखबरी देना चाहता हूं उन्हें कि अगर वो इस तरह की सोच रखते हैं तो उसको वहीं ख़त्म कर दें, बहुत ज़्यादा ये चलने वाली नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये बयान आता है कि हिंदू खतरे में, क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है सर कोई खतरे में क्यों होगा? आप पे लाना तो फिर सर खत्म कर देना चाहिए, हमको पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए सिविल सर्विसेज की और जो हमारे पुलिस के भर्तियां हैं पीसीएस की, हमको कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल करनी चाहिए। नाकाम क्यों, किस चीज़ से खतरे में? वो खतरा बताइए, पॉपुलेशन से खतरे में, कारोबार कर रहे हैं सर। एक हमारे अभी कल की बात बता रहा हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे संबंधी हैं, वो भी हिंदू समाज से आते हैं, सनातनी हैं। उनकी भाभी को ब्लड की ज़रूरत थी, मेरा बीपी थोड़ा हाई था तो मैं दे नहीं पाया, लेकिन मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, उन्होंने अपना ब्लड दिया जी। तो सर हम ब्लड देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा आना जाना है, त्यौहार मनाना है। हाँ, पर्सनल लेवल पे किसी का मतभेद किसी के साथ हो सकता है, वो किसी भी समाज के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। वो तो सर साफ मतलब एक नॉर्मल सी बात है, उसमें उसके ऊपर डिबेटेबल नहीं है चीज़। बट धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ, मुझे नहीं लगता सर, बहुत ही पर्सनल चीज़ है धर्म। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, आप किससे मांगते हैं, आप किसके सामने सर झुकाते हैं, वो आपका पर्सनल मुद्दा है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये राजनीतिक लोग धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में? सर लड़ा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम लोग मूल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं जी। हम कब तक उसी सियासत में फंसे रहेंगे साहब? ये आज़ादी से पहले का फॉर्मूला अंग्रेज़ों ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था, उसका परिणाम हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि अब अगर आज भी हम इसी बातों पे उलझे रहे तो हम बहुत बड़ा जो हमारा अचीवमेंट पिछले अगर 20 साल अगले 20 साल में हम वहाँ पहुँचते तो अब शायद 50-60 साल भी ना पहुँच पाएँ। जो हमारी गति है वो इन सब चीज़ों में अटकेगी सर। सारे डिपार्टमेंट लोग यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान खान। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है संभल की घटना के संबंध में, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है संभल में बहुत आश्चर्यजनक घटना थी, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी में बहुत सारे रेफरेंस मतलब पैदा होते हैं कि मतलब जो है सोसाइटी डिवाइड होती हैं, फिर एक्रोश बढ़ता है, एक जो धर्म के लोग होते हैं दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं। तो ये सब हमारा मेन मुद्दा नहीं है, ये सब नहीं करना है हमें करना है सिर्फ एजुकेशन पे काम करना है, हमें सिर्फ जो है सोसाइटी में काम करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। किसकी कमी मानते हैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ इतना खतरा हुआ, कई लोगों की वहाँ जाने? ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है कि एडमिनिस्ट्रेशन का संभाल नहीं पा रहे हैं, जो है जी एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है जी। बस। क्या नाम है आपका? फैजान इलाही। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ आपने ज्ञापन दिया है आज संभल की घटना को लेकर के, क्या कहना चाहिए? ये साहब हम तो सिर्फ एक संदेश देना चाहेंगे, और वो संदेश ये है कि ये हिंदुस्तान और ये भारत जो है वो एक दुल्हन की दो आंखों की तरह है, जहाँ हिंदू और मुसलमान साथ बसते हैं और एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं और एक दूसरे के साथ में खाते पीते हैं। हमें कोई कितना भी अलग करना चाहे हम अलग नहीं हो पाएंगे जी। और ये गंगा जमनी तहजीब है इस भारत की, जो पूरी दुनिया में मिसाली है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो अगर वो मंदिर बनाना चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं जी, वो मंदिर बनाएं, हम उसमें योगदान देंगे अपना। हम मस्जिद बना रहे हैं तो वो हमारे साथ में योगदान दें, मगर किसी धार्मिक स्थल को हटा करके जो है वो अपना धार्मिक स्थल बनाना, ये थोड़ा सा इस चीज़ के खिलाफ है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने मुद्दों पे या अपने चीज़ों पे काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम जो कर रहे हैं आप हमारे साथ खड़े हैं। तो भाई यही एक संदेश है, और हिंदुस्तान में हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कोई अलग नहीं कर सकते। तमाम लोगों के बयान यहाँ पे आपने सुने, तमाम लोगों ने यहाँ पर जो आज साहब आप ये बताइए कि आज जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जो संभल को लेकर के जो मेमोरेंडम जिला मजिस्ट्रेट साहब को दिया है, उस बारे में क्या कहा गया है, और आप अपने बारे में बताइए, आप इस पार्टी के क्या हैं? मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ज़िले की कमेटी का एक सेक्रेटरी हूँ। इससे पहले मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी था, उसके बाद फिर मैं सिटी प्रेसिडेंट हुआ। अब जो हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी की हैसियत से हूँ। हम जो लोग आज डीएम साहब की ऑफिस पर आए हैं और उनके मजिस्ट्रेट साहब को एक हमने संभल के ऊपर मेमोरेंडम दिया है, जो नफ़रत में संभल के अंदर जो एक नफ़रत फैली हुई का माहौल पैदा कर दिया है, इससे जो है मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। मुल्क तरक्की तभी करेगा जब हम एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे, बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर जो नफ़रत का एक माहौल तैयार किया जा रहा है मुल्क के अंदर, ये नफ़रत हमें
ले डूबेगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये नफरत जो है मिट के रहेगी। जब कभी जुल्म होता है तो जुल्म बढ़ता तो है लेकिन मिट भी जाता है। एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर करा है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।